नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक आ गई है, हमारे क्विज के वीडियोस आपको लगातार मिल रहे हैं और इससे आप एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप खुद से अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और यहाँ लाइव अपने तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं और ढेर सारे प्रश्नों की यहाँ भरमार है, तो प्रैक्टिस करने का भरपूर मौका मिलेगा। तो हमारे ग्रुप से जुड़िए। फिलहाल इस वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ आप देखें कि बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध के समय के, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, तो उनके समय के जितने भी अभिलेख हैं वो उनकी मूल भाषा क्या है। वैसे तो इक्का दुक्का जो है वो अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उस समय पाली का ही प्रचलन था, पाली और प्राकृत चल रहे थे, उसमें भी पाली का ज़्यादा महत्व था। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा और प्राकृत भाषाओं को ज़्यादा महत्व क्यों दिया? क्योंकि ये जन सामान्य की भाषा थी। संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता था। जो संभ्रांत लोग थे वही समझते थे, जो आम आदमी था वो इससे दूर ही था। संस्कृत बुरी भाषा नहीं थी, लेकिन कठिन थी, इसका व्याकरण दुरूह है, तो इसलिए इसको समझना मुश्किल था। और गौतम बुद्ध के उपदेश चूंकि पाली भाषा में होते थे तो लोग पहचान जाते थे, आराम से उसे रिकॉग्नाइज कर लेते थे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा यवन राजदूत था। ये यवन था और अम्बेसडर की हैसियत से आता है और इसने बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। बताइए ये कौन था? मिनांडर था, डायोडोटस था या हेलियोडोरस था, या इसमें से कोई भी नहीं था? तो ये हेलियोडोरस था। आपने पढ़ा होगा, हेलियोडोरस ने बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी और ये यवन राजदूत था। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमने चुना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? अलवार और नैनारों के बारे में आपने सुना है। नैनार जो है ये शैव मतावलंबी होते हैं। दक्षिण भारत में ये दो अलग अलग कैटेगरी है संतों की। और अलवार जो है ये वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। तो इसमें से अपार का नाम दिया है वेंकटनाथ हैं और बाकी आप देख रहे हैं संबंदर। तो इस पर मत जाइए कि इसमें सारे जो शब्द दिए हैं, मतलब सारे नाम दिए हैं तो वो संत ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नाम भी दे रखे हैं। देखिए कुलशेखर, ये जो है ये अलवार संत थे। कुलशेखर अलवार इनका नाम ही था। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखिए, अनेकांतवाद ये किस धर्म का विशेष लक्षण है? मतलब किस धर्म के अंतर्गत हम अनेकांतवाद को देखते हैं? तो ये हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जैनिज्म से जुड़ा है, या वैशेषिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, या सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। सांख्य, योग, मीमांसा ये सब भारतीय दर्शन है। षड दर्शनों के बारे में आपने पढ़ा है। तो बताइए अनेकांतवाद का संबंध किससे? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद जो शब्द है ना, ये एक तरह का मत है, एक तरह का पंथ है जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है और बी वाला ऑप्शन हम इसमें चुनते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखें। कहा गया है कि महायान बौद्ध धर्म, आप जानते हैं कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है तो उसके बाद बौद्ध धर्म के टुकड़े हो जाते हैं। पहले 2 टुकड़े होते हैं, फिर अनेक हो जाते हैं। तो 2 टुकड़े कौन कौन से? एक तो जो पारंपरिक सोच वाले थे वो हीनयानी बन जाते हैं, और जो एडवांस सोचने वाले थे वो महायान को अपना लेते हैं। मतलब महायान के नाम से एक नया संप्रदाय ही डेवलप हो जाता है। बाकी जो गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने वाले पारंपरिक लोग थे वो हीनयान में रह जाते हैं। तो बताइए कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा ये महायानियों की विशेषता है। तो अवलोकितेश्वर ये बोधिसत्व का नाम है। इनको किसी और भी नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो अवलोकितेश्वर हैं, इनका एक अनदर नाम है, वो नाम आपको चुनना है। तो इन्हें वज्रपाणी कहा जाता है, या मंजूश्री कहा जाता है, या मैत्रेय कहा जाता है, कि पद्मपाणी कहा जाता है? जरा देख कर बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। और ये जो 5th क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इन्हें पद्मपाणी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पद्म प्रभु नहीं, पद्मपाणी। पाणी मतलब होता है हाथ और पद्म मतलब कमल, तो कमल हाथ में लिए हुए ये बोधिसत्व का एक रूप है। तो 5th वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसे हमने चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीवाणु, एक्टिनोमाइसीज व कवक, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब ये किस श्रेणी में आते हैं हमारे पारितंत्र में? ये कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं फूड चेन में, या फिर इसमें से कुछ नहीं होते हैं? तो बैक्टीरिया और जो एक्टिनोमाइसीज हैं, कवक इत्यादि हैं, मतलब फंगस, तो ये सब किस श्रेणी में आते हैं? फूड चेन में इनकी भूमिका किस तरह की होती है? बताइए।
आपने डेट्राइटस फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, अपर्द खाद्य श्रृंखला। तो उसमें आप देखते हैं कि जहाँ भी अपर्दों का भंडार यानी सड़ी गली और मरी चीज़ों का भंडार होता है, वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये अपना काम शुरू करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं और उसके बाद उस मृत पदार्थ का अपघटन हो जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका बी हो जाएगा, ये अपघटक की भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है? आप जानते ही हैं कि जो सोलर रेडिएशन है वो हरे पौधे प्राप्त करते हैं, मतलब पृथ्वी पर जो धूप पहुंचती है उसका कुछ हिस्सा 2 से लेकर 10% के बीच में, जितनी पौधे की कैपेसिटी है, बड़ा वृक्ष है तो 10% के आसपास, छोटा है तो 2%, उतना ही वो ग्रहण कर पाते हैं। बाकी जो प्रकाश है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब कम से कम पौधों को नहीं मिलता है। और पौधे जो प्रकाश ग्रहण करते हैं उससे वो उस सोलर रेडिएशन को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और वही रासायनिक ऊर्जा जो उन्हें खाने वाले जीवधारी या उनको खाने वाले जीवधारी है, मतलब आगे की जो फूड चेन है, उसमें ट्रांसफर होती है। और इसमें भी एनर्जी का जो 10% रूल है वो काम करता है। तो हर लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी 90% हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब इसमें आप बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है? तो एप्रोप्रिएट इसमें आंसर नहीं दिया है, मतलब चारों विकल्प जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो निकटतम आपको चुनना चाहिए, तो 1 से 2%। वैसे ये 2 से लेकर 10% के बीच का होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे करीबी हमने चुना था और इसलिए हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद यहाँ देखें आप 8वें क्वेश्चन को, पूछा गया है कि विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर यानी जो स्थल मंडल है उसको इस नाम से हम जानते हैं। बताइए इसमें से क्या, या आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल वाला भी विकल्प दिया है। भौगोलिक पारितंत्रों का जो संगठन है संयुक्त रूप है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जैवमंडल कहा जाता है। भौगोलिक पारितंत्र में जीवधारी रहते हैं। और 9th नंबर के क्वेश्चन को देखें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने का जो काम है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो यहाँ भाग रहा है, ये इधर ले आइए। तो इसका काम कौन सा जीवाणु करता है, मतलब किस बैक्टीरिया के द्वारा इसको किया जाता है? बताइए, ये ओसिलोटोरिया होता है, या एनाबीना होता है, या एजेटोबैक्टर होता है, या इसमें से कोई नहीं होता है? तो आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन करता है? ये एजेटोबैक्टर करता है, तो हम सी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, ये सब जो इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें होती हैं, वो मालूम होनी चाहिए। तो सी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद देखें 10वें क्वेश्चन को, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल में कौन सी परत ऐसी होती है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? आप जानते ही हैं कि हमारा जो पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है, गैसों का भंडार है, मिश्रण है, तो उसमें हमने अलग अलग लेयर्स बांट रखी हैं, वो अपनी सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वहीं पर जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो संपन्न होती हैं, मतलब जलवायविक गतिविधियाँ वहीं पर होती हैं। तो वही जैविक पारितंत्र के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है और महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताइए, ट्रोपोस्फियर होगा, मेसोस्फियर होगा, थर्मोस्फियर होगा, या आयनोस्फियर होगा? तो ये क्षोभमंडल होता है जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। उसके बाद जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो जीवन के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती हैं। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। अगले प्रश्न को देखें, चंद्र ग्रहण कब होता है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोग इसको भी गलत कर देंगे। तो बताइए, अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, या अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन होता है, या सभी दिन होता है? मतलब चंद्र ग्रहण की जो संभावना है वो किस दिन बन सकती है, आप इसमें से देखकर बताइए। तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, 11वें का जो बी वाला ऑप्शन है उसे हमने चुना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, और ये हिंदी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि तद्भव तत्सम का युग्म दिया है, मतलब जोड़े दे रखे हैं, और बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो उपाध्याय का ओझा होता है, मतलब उपाध्याय जो है वो असल में क्या है? तत्सम शब्द है, और ओझा जो है वो उसका तद्भव है। यहाँ आप देख रहे हैं, श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ तत्सम शब्द है और उसका तद्भव होता है सेठ, ऐसा दिया है। आद्रक दिया है और उसका होता है अदरक, मतलब अदरक तद्भव है, आद्रक जो है वो तत्सम है। और उपर्युक्त सभी, मतलब उपर्युक्त सभी को अगर आप चुनेंगे तो सब गलत हो जाएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले को हम चुनेंगे। श्रेष्ठ और श्रेष्ठी ये जो दिया है ना, असल में देखिए सेठ शब्द जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, सेठ शब्द जो है इसका सही तत्सम रूप क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। ठ के साथ ऐसे छोटी की मात्रा होगी, श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ ही होता है। तो इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि सिंघाड़ा का तत्सम क्या है? सिंघाड़ा आप खाते हैं, 3 कोना, और उसके सींग भी होती है, कांटे होते हैं नुकीले। तो बताइए, उसको श्रृंगाटक कहा जाता है, सुघट्ट कहा जाता है, सिंघाड़ा मतलब श्रृंगाड़ा कहा जाता है, तालव्य श का इस्तेमाल करते हैं, या फिर श्रृंग कहते हैं? उसकी सींग जमी होती है तो उसे हम श्रृंग कह देते हैं। आप बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर श्रृंगाटक होगा। श्रृंगाटक मूल शब्द है और संस्कृत का शब्द है, और उससे बना हुआ है सिंघाड़ा। क्योंकि श्रृंगाटक बोलने में असुविधा होती है, कितनी जीभ ऐंठनी पड़ेगी, तो जीभ इतनी कोई मरोड़ना नहीं चाहता है, इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, तो लोग बोल देते हैं सिंघाड़ा। ठीक है, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है।
तो यहाँ तक हमने क्विज के कुछ प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है और ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों को जो कि महत्वपूर्ण भी हैं उन्हें आप निरंतर हल करना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ आप लाभान्वित होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रुप से जुड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा भी नहीं है। ये जो प्रैक्टिस है ना क्विज वाली, ये लास्ट टाइम में ही की जाती है, तभी आपको इसका फ़ायदा होता है जब आप शुरुआत में पढ़ चुके होते हैं और आप रिवीजन कर रहे होते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।